जगह जगह चलूं तेरे संग मैं, आसा के रागे तो है। मुझे चैट बॉक्स में बताते जाइए, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। ओके, सो हाँ, मैं सर डॉक्टर दीपेश मेघवानी। आप मैं समझता हूँ कि आप सभी को मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी फॉर्मल हाय हेलो। एंड आज जो मैंने टॉपिक उठाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमारे सिस्टम वाइज जो हम चल रहे हैं, उसमें हम आज क्या करेंगे, बहुत मेजर नहीं बट जो मोस्ट कॉमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज हम उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे, और वो प्रोडक्ट एक्चुअली में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कैसे काम करता है, क्यों काम करेगा, कितने देर तक काम करेगा, कितने बार उसको हमको चलाना है, हम सब इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। और थोड़ा हम इस जो सिस्टम है इसे हम थोड़ा खुल करके बात करेंगे कि कहाँ तक हमको डिस्कस करना है, कहाँ तक हमको अपने हाथ में लेना है, कहाँ पर हमको ये समझना है कि ये अब आगे डॉक्टर के पास जाएगा या हमको प्रॉपर चेक कराना है। ठीक है, तो हम देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज मैंने कोई इमेज नहीं लाई है, बस आपको मैं ऑडियो पे ही बताता जाऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम में हम जब भी देखते हैं तो मेजर तीन चीजें ही देखते हैं। फर्स्ट इज पेनिस, सेकंड इज टेस्टिकल्स, थर्ड इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट को बहुत बार डिस्कस नहीं किया जाता है कि बिकॉज पेनिस एंड टेस्टिकल्स आर द मेजर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। बट हम इस बार देखेंगे कि प्रोस्टेट क्यों जरूरी है, या क्या तकलीफें आती है, या क्यों इसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक जब बेसिक वो लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं एक शो करता हूँ आप लोगों को। ये इमेज क्लियर है आप सभी को? ये इमेज जो मैंने दी है वो क्लियर है आप सभी को? ये जो इमेज मैंने शेयर की है, ओके। तो देखिए, जहां मेरा कर्सर है दैट इज द पेनिस। सामान्य भाषा में हम इसको लिंग बोलते हैं, बट इसमें क्या कुछ नसें रहती हैं, दैट इज ग्लैंड्स पेनिस, जो टॉप पे रहता है। इसके थ्रू ही हमारा यूरिन का पूरा काम होता है ना, हम इजेकुलेट करते हैं अपने शुक्र को, हम जो वजाइना में इंसर्ट करते हैं उसी के थ्रू करते हैं। सेकंड थिंग इज टेस्टिकल, जिसको शुक्राशय बोलते हैं, या शुक्र की जगह या शुक्र बनने की जगह बोलते हैं। यहाँ पर ही हमारे मेजर शुक्र का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत लोग सोचते हैं कि सर ओवरीज अंदर रहती है। जब एक फीमेल की बात करें तो ओवरीज अंदर रहती है, वहीं से उनका एग का निर्माण होता है, अंदर ही कोई यूट्रस हो जाती है, और फिर वो एग्स बाहर आ जाते हैं अगर कंसीव नहीं होता तो। लेकिन टेस्टिकल ऐसा क्यों कि वो बाहर अलग से एक सैक या पाउच में रहता है, ऐसा क्यों अंदर क्यों नहीं रहता है? तो दैट इज द आंसर कि आपके हमारे जो शुक्र हम लोग जो मेल में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, जो बनता है, वो थोड़ा सा ठंडी जगह, ठंडी इसमें बनता है। और टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री तक डाउन रहता है हमारी बॉडी से। अगर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37-38 डिग्री, तो वो 35-34 डिग्री रहेगा, तभी एक उसमें नॉर्मल प्रोडक्शन हो पाएगा। ये सोचने वाली बात रहती है। थर्ड थिंग, आप प्रोस्टेट, यहाँ पर टेस्टिकल से जुड़ी हुई एक टेस्टिकल और इससे जुड़ी हुई एक नली देख रहे हैं, जो आप यूरेथ्रा से जा रहा है, वो नली के बीच में ही आपका प्रोस्टेट दिख रहा है, कुछ बड़ा करके दिखाया हुआ है, और उसके बीच में कैंसर के ये दिख रहे हैं। ये कैंसर को भी अपन छोड़ देते हैं, बट ये जो एरिया है प्रोस्टेट, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्यों होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटेलिजेंस में रहते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं चीजों को, तो उस प्रोस्टेट की जगह में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और वो प्रोस्टेट दबाता है चीजों को, फिर तकलीफें आती है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी कि प्रोस्टेट होता क्या है,
कहाँ पर होता है, काम क्या करता है, इसका जो पोजीशन है आप देखेंगे ब्लाडर के जस्ट नीचे में दोनों साइड पे ऐसा पाउच जैसा बना हुआ है ना, दैट इज प्रोस्टेट। अब हम इसको स्टॉप करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए कि बहुत लोग जब एक एज के बाद 60-65 के बाद में तो बार बार यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके जा रहा है और फोर्स से नहीं आ रहा है, या कई बार ऐसा लगता है कि हो गया है अपने आप, तो ये प्रोस्टेट की वजह से होता है। 60-65 की एक एज के बाद ना प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है और वो आपकी जो दोनों नलियों को वो दबाने लगता है और वहां पर फिर ड्रॉप 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 करके आने लगता है यूरिन, या फिर ड्रिबलिंग होती है, बहुत फोर्स से नहीं आता है, या फिर बार बार यूरिन हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो ब्लडर को दबाता रहता है तो ऐसे सेंसेशन आते हैं कि हमको फिर से यूरिन जाना है, फिर से यूरिन जाना है, तो ये ऐसे सेंसेशन आते हैं। ये प्रोस्टेट की परेशानी है। प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है, प्रोस्टेट में सूजन भी आ सकती है, प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है। इसमें हम देखिए, इसमें हम जब ट्रीटमेंट बात करते हैं तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स भी चलते हैं, लाइक जब किडनी कवच वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड थिंग है कि इसमें रिमूवल, हम सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं प्रोस्टेट का, कि उसको अपन सर्जरी करके निकाल दें। सेकंड थिंग जो हमको हम परेशानी देखते हैं ऑर्थराइटिस की, अंडकोश में सूजन की, है ना, या फिर जिसको हिंदी में बोले अंडकोश में पानी वानी भर जाता है या पस भर जाता है ना। तो बहुत से लोग फोन करते हैं या फिर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर जानना चाहते हैं कि सर हम लाइक अंडकोश में सूजन है या फिर हर्निया है ना, या फिर और कुछ तकलीफें हैं, फाइलेरिया है, इनका ट्रीटमेंट देखिए, इनका ट्रीटमेंट मेडिसिन बहुत नहीं होता है, मेडिसिन से नहीं हो पाता है, तो इनको अपन छोड़ेंगे। अभी हम डिस्कस करें हाइड्रोसिल और या फिर ऑर्काइटिस या फिर अंडकोश में पानी भर जाना या सूजन आ जाना, तो उसमें देखिए दो ऑप्शन रहता है। एक, आप सीधा सर्जिकल प्रोसीजर में चले जाइए, है ना, जो जिसमें आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, वो निडिल डालते हैं, पूरा पानी बाहर ले लेते हैं। सेकंड थिंग, हम उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, दुनिया भर की दवाइयां देते हैं, वो पेशेंट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक समय के बाद उसकी सूजन पड़ती है, फिर हमको आने से एट द एंड हमको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना है। तो ऑर्थराइटिस या हाइड्रोसिल जब भी आपको देखने मिले, चाहे पानी भरा हो, चाहे पस भरा हो, चाहे ब्लड हो, वो तो आपको चेक करके डॉक्टर बता देगा, लेकिन जब भी ये हो आप अपने पेशेंट को यही सलाह दें कि वो जल्दी से जल्दी जाए और उसका पानी या पस जो भी गंदगी है वो बाहर निकलवा ले, उसके बाद में आप अपनी मेडिसिन चालू करें। दैट इज द पार्ट, क्योंकि उसमें हम कुछ भी जो मर्जी दे दें वो पानी कम होगा नहीं, और पेशेंट लंबे लंबे समय तक खींचेगा तो पेशेंट भी तकलीफ में जाता है, और 10 मिनट में वो पानी निकाल लिया जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स और जो भी आप अपने अपना कोर्स, लाइक आप तुलसी चालू कर सकते हैं, गिलोय चालू कर सकते हैं, सीबकथॉर्न चालू कर सकते हैं, इवन तो किडनी कवच भी चालू कर सकते हैं। उसमें ये 3-4 चीजें आप चालू कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, अगर पस है तो आपको तुलसी और गिलोय के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप यूरिन की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट भी इन्वॉल्व है, तो किडनी कवच पे जाना पड़ेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सिर्फ पानी भरा था, तो सीबकथॉर्न से भी आपका काम चलेगा। देखिए, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, आप जब देखें ना एक हाइड्रोसिल का पेशेंट देखें, जब उसको आप देखें तो आप जब ये पूछेंगे ना उससे, भाई क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, पस भरा है, पानी भरा है, खून, तो एक सेंस बनता है कि हाँ यू नो दिस थिंग, आपने ये चीज देखी है, आपको पता है इसके बारे में कि आगे क्या डेवलप करना है। आप जाते हैं हाइड्रोसिल पता नहीं है, फिर आप हम सीधा चलो आप सीबकथॉर्न ले लो, तुलसी ले लो, दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं, खुद भी बेवकूफ कर रहे हैं। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि बीमारी है क्या। अगर मैं हाइड्रोसिल बोल रहा हूँ अपने मुंह से, तो हाइड्रोसिल होता क्या है, और काइटिस बोल रहा हूँ तो होता क्या है ना। फिर आप ये पूछे कि बहुत बार ये होता है लोगों को, मोस्टली इसमें जिन लोग डंडे वाली साइकिल चलाते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर जो कुछ ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं, लगने के चांस है जिनको, कई बार ऐसा होता है कि वो गिरते हैं या कुछ ऐसा आघात लगता है, तो वहां पर सूजन आती है और तुरंत पानी भरने लगता है या पस भरने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोस्टेट होता है, पहले प्रोस्टेट डेवलप होता है, प्रोस्टेट में सूजन आती है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन आता है, फिर वहां से आपको इन्फेक्शन आता है। कई बार ये होता है बहुत लोग मिर्च मसाला खाते हैं या फिर उस इंटीमेट एरिया की साफ सफाई नहीं करते, तो वहां से इन्फेक्शन अंदर जाता है। तो ये 3-4 कारण, अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोसिल होता है, या उस जगह पे पानी पस जो भी भरता है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि दिक्कत क्या है, पानी भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, या जो भी है वो उसको आप
पहले ये सजेस्ट करें कि पहले तो ये निकलवा के हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमको देना क्या है। दैट इज द थिंग। तीसरा आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत लोगों को, इरेक्टाइल मतलब लिंग में तनाव ना आना, या फिर लिंग का प्रॉपर समय पे इरेक्ट ना होना, या लिंग में तनाव ना आना, यही बोल सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है वो मोस्टली होता है आपके साइकोलॉजिकल। ठीक है, बहुत लोगों के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है कि भाई हम परफॉर्म कर पाएंगे लेकिन नहीं, या कैसा रहेगा, या क्या सामने वाला पार्टनर कैसा सोचेगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की वजह से वो इरेक्शन नहीं आता है। सेकेंड थिंग है, इसके साथ ही जुड़ी एक बीमारी है शीघ्र पतन की, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। वो जब लंबे समय से होती है तो भी एक परफॉर्मेंस प्रेशर आता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है। तीसरी चीज है, बहुत लोग जब बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, बहुत से लोग यंग एज में जब मैन फोर्स या ऐसी दवाइयां खाते हैं तो उसके भी लंबे समय तक यूज करने का साइड इफेक्ट ऐसा आता है। तो ये जब हमको कोई बताता है पेशेंट कि भाई मुझे तनाव, मेरे लिंग में तनाव की कमी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि वो उसने बहुत समय तक मैन फोर्स या ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल तो नहीं किया जो उत्तेजना लाती हो, एक बार। दूसरी बात, बहुत समय से डायबिटीज से पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि उनमें भी ये देखा जाता है। थर्ड थिंग, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई वो जिस एटमॉस्फेयर में वो एक्ट कर रहा है वो बहुत कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ये होता है वो तो हड़बड़ी में होते हैं कि नहीं जल्दी से वो करें और हम आगे नहीं थी, तो ये एक साइकोलॉजिकल भी बीमारी, तो ये आपको सोचना है। फोर्थ थिंग आपको ये पूछना है कि मॉर्निंग इरेक्शन होता है कि नहीं। सुबह का समय मोस्टली मेल्स में तनाव आता है, लेकिन तो ये होता है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। अगर ये हो रहा है तो दैट इज साइकोलॉजिकल कॉज। अगर वो नहीं हो रहा है, मॉर्निंग में भी अगर इरेक्शन नहीं है, तो वहां पर एक देखना पड़ेगा कि क्या इन्फेक्शन है, या फिर एनाटॉमिकल मतलब बचपन से ही कुछ दिक्कत है, या कहीं पे चोट या आघात लगने की वजह से उसके नसों में दिक्कत तो नहीं आई है, या कोई मेजर इश्यू तो नहीं है, आपको उसके बाद देखना है। ये चीजें चेक करेंगे। तो दो दो चीजें आपके हाथ में, आइदर साइकोलॉजिकल मिलेगा जो जो उनसे रिलेटेड, परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया, टाइम नहीं है, या फिर जल्दबाजी में, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको, और इसमें मॉर्निंग इरेक्शन मिलेगा साइकोलॉजिकल कॉज में। जब ऐसा लगेगा कि फिजिकली या कुछ तो अंदर बॉडी में ही दिक्कत है, तो वहां पर आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री मिलेगा, या तो जोड़ की चोट लगी होगी, या तो कुछ लंबे समय से बीमारी चल रही होगी, या तो कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण से वो मॉर्निंग इरेक्शन भी फॉल हो जाता है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। वहां पर फिर आपको अगर साइकोलॉजिकल है तो आप एडिला फोर्ट चालू कर सकते हैं। एडिला फोर्ट हो गया, अश्वगंधा, हाई एनर्जी, ये चल, मैं ये पूरे पैकेज बताऊंगा आपको जब हम आगे डिस्कस करेंगे मेडिसिन। अगर फिजिकल कॉज है तो वहां से फिर हमको हाई एनर्जी से स्टार्ट करना होता है, हाई एनर्जी रिच करिया, वॉट एवर इट में भी जो भी पैथोलॉजी है वो। देखिए, मैं आपको थोड़ा इस बार खुल के बात करूंगा, एक बार। दूसरी बात, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं चीजें समझा सकूं। मैं आप लोगों को एक दवाई बेचने वाला आदमी नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप जाए हर किसी को रिच दे दें, हर किसी को सिर्फ आप समझे बीमारी को, क्योंकि हम जितने लोगों के पास जाते हैं सब अपने लोग रहते हैं। कोई, देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं समझता हूँ कि लोग मेरे पास क्यों आते हैं, लेकिन आप जब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ कॉमन मैन जाते हैं तो वो आपके अपने रहते हैं, तो उनकी बीमारी को समझना, उनकी बात को समझना, उनको सही सलाह देना, ये आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपको बीमारी के बारे में पता हो। हम जो मेडिसिन है वो हम देंगे, हम बता देंगे, लेकिन हमको बीमारी के बारे में एटलीस्ट बताना चाहिए किस चीज का इलाज कर रहे हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बाद में आता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसको बोलते हैं। अराउंड 50 to 60% मेल्स इस चीज से गुजरते ही हैं, क्योंकि हमको बेसिक सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता है कि पेनिस क्या होता है, ग्लांस पेनिस क्या होता है, और क्या नसें होती है वहां पर, टेस्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोस्टेट क्या होता है, क्या एक्ट होता है, क्या फोरप्ले होता है, तो ये होता है। और बहुत बार हम थोड़ा खुल के बात करें कि दिक्कत आती क्यों है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि मेल, ऐसी स्टडी आती है कि मेल का एक मेल जब इवनिंग में ही हो, इवनिंग से ही अपना मन बना लेता है कि आज जाना है और हमको सेक्सुअल एक्ट करना है, वहां से ही वो बना चुका होता है इस। लेकिन वो अपनी अपनी पार्टनर को बताता है, जैसे सपोज आप एक मेल का मन 6 बजे बन चुका है कि हाँ आज इस सेक्सुअल एक्ट करना है, लेकिन वो घर पहुंचते 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, तब तक के वो अपने दिमाग में काफी कुछ चला चुका होता है। और 9 o'clock 10 o'clock को वो अपनी पार्टनर को बताता है कि आज हम ऐसा एक्ट करेंगे, लेकिन
तो इस 4 घंटे के गेम में वो काफी कुछ सोच चुका होता है, वो काफी एक्साइटेड हो चुका होता है, और एक फीमेल पार्टनर जो है वो 10 बजे एक्साइटेड होती है। तो इस बीच में जो एक एक्साइटमेंट लेवल का फर्क आता है ना, वो काफी लंबा फर्क पड़ जाता है। और इसलिए बहुत सारे लोग जल्दी रेगुलेट कर जाते हैं, क्योंकि वो काफी समय से उस चीज को लेकर बैठे होते हैं कि हम 6 बजे से ही प्लान बना चुके होते हैं। जब 10-10:30 जब एक्ट का टाइम आता है, देन दे एजुकुलेट, जल्दी से उनको एजुकुलेशन हो जाता है। एक सबसे बड़ा कारण ये है। सेकंड थिंग, बहुत से लोग ओवर थिंक करते हैं। वो जब स्टार्टिंग स्टेज में रहते हैं तो वो एंड का सोचते हैं, एंड पे रहते हैं तो आगे का सोचते हैं। तो बहुत बार ये भी एक साइकोलॉजिकल थिंग आती है प्रीमेच्योर एजुकेशन में, शीघ्र पतन में। थर्ड थिंग ये होता है कि बहुत लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में पता नहीं होता है, फोर प्ले के बारे में पता नहीं होता है, इंटरकोर्स के बारे में पता नहीं होता है। उस चीजों की वजह से भी दिक्कत आती है। फिफ्थ थिंग है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस न होने की वजह से परफॉर्मेंस प्रेशर, जैसे मैंने लास्ट बीमारी में बताई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, इसमें भी ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर आता है। लोग हैं, हम काफी ज्यादा फोन देखते हैं, तो हमारे दिमाग में वही चीजें बैठी होती है कि ये आधा आधा घंटा तक एक्ट कर रहे हैं, हम कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हमको एजुकेट करनी जरूरी, आपको पता होना जरूरी है ना। तो इन चीजों की वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आता है। ये हो गया साइकोलॉजिकल कॉज। इसके साथ में भी कुछ ऐसे फिजिकल कॉज होते हैं, जैसे वहां की नस का बराबर ब्लड नहीं पहुंचाना। सेकंड थिंग, वहां पर पेनिस में एक ग्लास पेनिस में जो ऊपर का हिस्सा रहता है ना, वहां पर ऐसी नसें रहती है जो डेड एंड पर जाती है, वो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं और तुरंत एजुकुलेट हो जाता है सिग्नल के थ्रू। कई बार होता है आपकी जो थाई की मसल है, बैक थाई की मसल है, वो कमजोर रहती है। वो जैसे ही आप इरेक्शन को पाते हैं, वो तुरंत स्क्वीज कर देती है टेस्टिकल को और तुरंत इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये फिजिकल कॉज में आते हैं। तो आप जब एक पेशेंट से मिले कि भाई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, बहुत जल्दी फॉल आउट हो रहा है, तो ये उनको एजुकेट करना जरूरी है कि ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ नई बीमारी, कैंसर ऐसा नहीं है। ये हर आदमी इस चीज से जूझता है। आप थोड़ा सा एजुकेट करें कि धीरे धीरे इस एक्ट को आगे बढ़ाएं, और फोर प्ले पे ध्यान दें, अपने पार्टनर के साथ बात करें, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें कि ये दिक्कत आ रही है, इसको हमको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, और धीरे धीरे अपने एक्ट को आगे बढ़ाएं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है, जब फिजिकल कॉज है तो वो आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को चेकअप करके ही आगे बढ़ेगा। थर्ड थिंग है, आप सबसे पहले अपने पेशेंट को ये बताएं कि हम जो वीडियोस में देखते हैं, हम जो पॉर्न स्टार्स को देखते हैं, वो एक एक्टर नहीं होता है, वो 4-5 मिनट का वीडियो समाप्त करके बना रहता है। तो हमको पॉर्न स्टार बनना भी नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं है कि हम पॉर्न स्टार बन जाएंगे, है ना। एक हेल्दी मेल 3 से 8 मिनट तक ही सेक्स कर सकता है, इंटरकोर्स की बात कर रहा हूं मैं। जब हम लिंग को योनि में प्रवेश कराते हैं तो 3 से 8 मिनट तक ही एक मेल परफॉर्म कर सकता है, इंडियन मेल, है ना। बहुत से लोग साइज के बारे में भी बहुत ज्यादा जंबल रहता है। साइज भी 4 से 6 इंच तक ही होता है एक इंडियन मेल का, उससे ऊपर नहीं जाता है। और हम देखते हैं वीडियोस अमेरिकन और अफ्रीकन की, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना है कि नहीं, हम जो देख रहे हैं दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक सिंगल सेशन में, है ना। अगर आप लगातार 4-5 सेशन करें उसका वीडियो बनाए, तो आपका भी शायद आधे घंटे का वीडियो बनेगा बराबर। तो ये चीजों को ध्यान रखें कि जो हमको दिखाया जा रहा है वो और जो एक्चुअल होता है उसमें काफी फर्क होता है। तो ये आपको एजुकेट करना है अपने पेशेंटों की, ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, धीरे 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 किया जा सकता है। इसके लिए अभी आप नोट कर ले, मैं कुछ चीजें बताता हूँ, उससे काफी फर्क पड़ता है बॉडी में। सबसे पहले, जब भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट है तो उनको देखिए कि साइकोलॉजिकल कॉज है या फिजिकल कॉज है। जैसे मैंने बताया मॉर्निंग इरेक्शन हमको देखना है, अगर मॉर्निंग इरेक्शन है बराबर समय पे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज साइकोलॉजिकल कॉज। उसमें उनको समझाना है कि आप ओंकार जाप करें या मेडिटेशन करें या त्राटक करें बॉडी के लेवल पे। सेकंड थिंग है, कुछ चीजें होती है जैसे स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक होती है। आप जब ऐसा लगता है जिन लोगों को कि मुझे प्रीमेच्योर एजुकेशन हो रहा है, तब आप जब भी एकदम एक्साइट हो जाए तो आप रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, बॉडी को लंबी लंबी सांसें लें और बॉडी को थोड़ा शांत होने दें। ये आप अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करके एक अच्छी पार्टनरशिप जब रहती है तो यह चीजें आप आगे बढ़ा सकते हैं कि जब भी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, ऐसा लगे कि आप इजैकुलेट करने वाले हैं, तब आप रुक जाएं, लंबी लंबी सांसें लें और थोड़ा बॉडी को स्टेबल होने दें। सेकंड थिंग है, जब ऐसा लगे कि एजुकुलेट करने वाले हैं, तो जो आपके ग्लैंड्स पेनिस है
जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर आप दबा दें तो वो इजेकुलेट नहीं होता है, वो इजेकुलेशन रुक जाता है, आपको फिर से समय मिलता है आगे बढ़ने का। थर्ड थिंग है कीगल एक्सरसाइज, और चौथा है बटरफ्लाई। ये दोनों एक्सरसाइज आप देखिए, ये अपने पेशेंट को करने बोलिए और उस एरिया में ऑयलिंग करने बोलिए, तो धीरे 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 वहां की मसल्स मजबूत होती है और इस चीज से फायदा मिलता है। लेकिन सबसे ये एक्सरसाइज है और ऑयलिंग करना है और प्राणायाम वगैरह करना मैटर करता है, लेकिन आप अपने पेशेंट को एजुकेट भी करिए कि ये जो हम जो सोच रहे हैं दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप 3 से 8 मिनट तक ही परफॉर्म कर सकते हैं, उससे ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर लेते हैं अपने मैनहुड का कि नहीं हम मर्द हैं, हम ये हम वो, बहुत सारी चीजें दिमाग में भर लेते हैं, तो वो उनको प्रेशर आ जाता है। और अपने दोस्तों से भी फिजूल की बातें ना करें। कुछ लोग बोलते हैं मैं आधे आधे घंटे तक हम लोग सेशंस करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई एम ए डॉक्टर और मैं आपको ये क्लियर कट बता रहा हूँ कि 3 से 8 मिनट ही होगा, कोई भी इतनी देर नहीं कर पाता है। तो ये चीजें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं रोज सुनता हूँ ये बातें कि सर हमको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। जब हम आगे पूछते हैं तो पता पड़ता है कि दैट इज नॉर्मल, वो नॉर्मल स्टेट पे है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बहुत बार लोगों के साथ यही होता है, जैसे मैंने जो 6 से 10 बजे वाली आपको कहानी बताई ना, बहुत लोगों के साथ यही होता है कि वो शाम से ही एक्साइटेड हुए रहते हैं। और ऑब्वियस है, आप 6 बजे से एक्साइटेड बैठे और 10 बजे आपको कोई टच मिलेगा तो आप एजुकेशन होना ही है। तो इस चीज को भी आपको समझना है कि हम कब एक्साइट हो रहे हैं और आपका पार्टनर कब, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसके लिए अगर ऐसा है तो आप अपने पार्टनर के साथ पहले प्रॉपर फोर पे के साथ में जाए, उसके बाद इंटरकोर्स करें, दैट विल बी इजियर, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे या लंबे समय तक सेक्स कर पाएंगे। तो इस चीज को अपन को ध्यान देना है। मैं इसलिए आप लोगों से खुल के बात करूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं अगर हम रोज 30-35 कॉल लेते होंगे तो 8-10 कॉल आती ही है ये कि सर ये दिक्कत जा रही है, वो दिक्कत जा रही है। हम जब थोड़ी भी हिस्ट्री लेते हैं तो पता पड़ता है कि अरे बाप रे ये ऐसा। और लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, वो एडिला 2-2 4-4 टैबलेट्स खा रहे हैं, मैनफोर्स 2-2 4-4 टैबलेट खा रहे हैं, तो उससे कुछ होगा नहीं, आपकी बॉडी दिक्कत जाएगी। एडिला तो फिर भी आयुर्वेद पे है, मैनफोर्स और जो सिटीजन सिट्रेट या फिर तो बहुत से लोग दुनिया भर की चीजें खाते हैं, उससे तकलीफ जाएगी ही जाएगी आपको, है ना। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को देखना है, ईडी को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को देखना है, प्रोस्टेट्स देखना है, हाइड्रोसिस। हम ये 4-5 बीमारियां देख चुके हैं। अब जो रियल बीमारी है हम उस पर डिस्कस करेंगे। रियल बीमारी आती है शुक्राणु की कमी। अब शुक्राणु की कमी में बहुत सारी चीजें, जैसे शुक्राणु नील है शुरू से ही, एक भी शुक्राणु बन नहीं रहा है, तो वो तो उसके टेस्टिकुलर बायोप्सी जाएगा। हमको ये देखना है कि इसकी टेस्टिकल या इसके शुक्राशय में ऐसी चीजें है क्या, ऐसी सेल्स हैं क्या जो शुक्राणु बनाती है कि है ही नहीं, ये चीजें देखनी है। अगर 1-2 मिलियन है तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जीरो है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है, तो उसमें आपको हाथ नहीं डालना, कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। उसमें बहुत, अगर आप 10 लोगों को देंगे तो 2-3 लोग को ही चांस आता है, बाकी लोग को नहीं आता है। सेकेंड थिंग हो गया, कम है। कम रहेगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कम क्यों है, शुरू से ही कम है कि अभी कम हुआ है ना। अगर शुरू से ही कम है तो अलग दवाइयां चलेंगी, अभी अभी कम हुआ है तो अलग दवाइयां चलेंगी। उसमें मोस्टली रिचबेरी लेंगे, एचपी प्लस लेंगे, हाई एनर्जी लेंगे, अश्वगंधा लेंगे, लीवीज लेंगे, है ना। ये चीजों को हम समाप्त करके पेशेंट को देंगे। इसके साथ में थर्ड थिंग आती मोटिलिटी की कमी। स्पर्म बन तो रहे हैं बराबर, बट वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उतना मूवमेंट ही नहीं कि वो वेजाइना के अंदर वहां तक पहुंच सके जहां पर एग रखा हुआ है, तो वो कम होता है। तो वहां पर भी हमको ध्यान देना कि मोटिलिटी कम है तो हमको क्या करना है ना। इस इन चीजों का हम जब क्वेश्चनर्स करेंगे तब पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, यू नो द थिंग, है ना, ये चीज क्यूरेबल है। और हमको यही बताना कि ये चीज क्यूरेबल है, बहुत ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है या फिर ऐसी चीजें नहीं है जो हमको तकलीफ दे देंगे एकदम जिंदगी में। तो ये 4-5 जो कॉमन परेशानी है हम इस पर ही हमेशा बने रहेंगे। कुछ अगर इससे अलावा, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है या फिर और कोई कैंसर हो रहा है या फिर लिंग में दाने हो रहे हैं या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसी को अगर वो डिजीज है और फिर अब कोई कांटेक्ट बनाता है पेशेंट और उसके बाद में उनको एसटीडी होता है, तो वो अलग चीजें हैं, वो अलग लेवल पे जाती है और अलग उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारे मतलब प्रैक्टिकली आपके बस की बात नहीं है कि आप उसको देख करके इलाज कर सके। वो पूरे उसके फोटोज आएंगे, उसकी टेस्ट आएंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करके आपको बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो हम अभी 4-5 बीमारियों पर हमारे जो जो प्रोडक्ट्स लगेंगे हम उसको एक बार
एक बेसिक रिव्यू लेते हैं। आप सभी को ये दिख रहा है, ये बराबर दिख रहा है एडिला फोर्ट का वीडियो जो शेयर किया हुआ है? ओके। तो देखो, जैसे हम लोग हर बार बात करते हैं, हम एडिला को इसी नाम से जानते हैं कि एडिला फोर्ट सेक्सुअल स्टेमिना स्टेमिना या सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए ही यूज करते हैं हमेशा, है ना? लेकिन इसके साथ में कुछ चीजें ऐसी जो हमको जानना जरूरी है एडिला फोर्ट के साथ में। चलो हमको जानना तो है ही है एडिला फोर्ट काम कैसे करता है, लेकिन एडिला के साथ में हमको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है वो भी हम इस बार देखेंगे। जैसे मैंने अभी ये इस स्लाइड में पर्टिकुलर यही बताना है कि कुछ साइकोलॉजिकल कॉज रहते हैं और कुछ फिजिकल कॉज रहते हैं, है ना? जैसे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी वगैरह, परफॉर्मेंस प्रेशर, और ये सब चीजें आपको साइकोलॉजिकल कॉज में जाएगी, है ना? हार्ट है, डायबिटीज है, ये सब चीजें आएंगी आपको फिजिकल कॉज में जाएंगी। ठीक है। इसके इसके बाद में हम देखते हैं कि हम एडिला फोर्टे यूज कब करते हैं, है ना? तो इसमें हम एडिला फोर्टे सेक्सुअल वेलबींग के लिए करेंगे। सेकंड थिंग, वाइटलिटी के लिए करेंगे, लिबिडो के लिए करेंगे। जो बहुत लोगों को लगता है कि वो सेक्सुअल एक्ट करें, बट वो बोलते हैं कि हमारा मूड ही नहीं बनता है, हमारा मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर भी हम एडिला का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक्शन क्या है हमें देखें तो, मैं पूरा लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ फिर आपको बोलता हूँ। इट एक्ट्स एज अ पोटेंट एफ्रोडियासिक, एफ्रोडियासिक मतलब है जो उत्तेजना बढ़ाता है। दैट एनकरेज इनहेंस सेक्सुअल परफॉर्मेंस बाय मैनेजिंग मूड, एंजाइटी, एनर्जी, ब्लड फ्लो to penile tissue and supporting activity of testosterone release, thus promoting the overall sexual well-being in males। तो इस पर्टिकुलर चार लाइनों का ये मतलब है कि एडिला फोर्टे आपकी बॉडी में एंजाइटी, जो साइकोलॉजिकल कॉज आते हैं, एंजाइटी है, फियर है, इन चीजों को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को आगे बढ़ाता है, आपके इरेक्शन में मदद करता है, आपके उस मूड को आगे बढ़ाता है जो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करता है ना? इससे कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन क्या है? कौच बीज है, अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, गोक्षुर है, उटंगन है, उलेटी है, विदारी कंद है, श्याम मूसली है, ताल मखाना है, कुचला है, जायफल है, जावित्री है, त्रिवंग भस्म है, रस सिंदूर है, शिलाजीत है। अब देखिए, इसमें जितने इंग्रेडिएंट मिले हैं ना, सभी उत्तेजक आपकी उत्तेजना को बढ़ाएंगे, है ना? और आपको ऐसी मतलब एक्टिविटी के लिए आगे प्रेरित करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, सभी ताकतवर चीजें हैं। तो जब भी आप किसी ऐसे पेशेंट को देंगे ना कि जिसका थोड़ा भी डाइजेशन कमजोर है, या ऑलरेडी मीट मांस मछली खा रहा है या ड्रिंक कर रहा है, वहां पर उसका डाइजेशन कमजोर होता है और वो उनको सीवियर हेडेक आता है या सीवियर गैस होती है ना? या कई बार ऐसा होता है पेशेंट को गैस और एसिडिटी नहीं हो रही या हेडेक नहीं हो रहा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता और लेटरिन से निकल जाता है और उनको रिजल्ट नहीं आता है। तो ये दो चीजों का हमको स्पेशली हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट का डाइजेशन कैसा है। पेशेंट को आप एक टैबलेट पहले दे के देखिए गैस तो नहीं हो रही है। अगर गैस हो रही तो पहले लीवीज वगैरह चालू करिए, लीवीज गैसोफ्री वगैरह चालू करिए, उनको हल्का खाना खाने को लगाइए और उनको एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है। सेकंड थिंग, ये मेल इनफर्टिलिटी। अब मेल इनफर्टिलिटी में कैसे काम करेगा? जैसे इसमें जितनी दवाइयां डली हुई है ना? सफेद मूसली है, तालम खाना है, कौच बीज है, ये सब चीजें शुक्राणु के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है, काफी तेज कर देता है। तो इसीलिए भी आप जब एडिला किसी पेशेंट को देते हैं तो उसका बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करने का मन करता है, क्योंकि शुक्राणु की मात्रा जब बढ़ती है तो उसको बाहर बॉडी बाहर निकालना चाहती है, तो इसलिए आपका एक सेक्सुअल अराउजल होता है, एक्साइटमेंट आता है और वो आदमी उसके लिए इंडल्ज करता है। बेसिक फिनोमिना यही है ना? Fourth thing, it also has the property of calming and stimulating while increasing the level of energy in the body। देखिए, जैसे हम साइकोलॉजिकल कॉज पे बात करते हैं कि बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उस चीज को भी ये कम करता है। इसके साथ में ही
जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है पेनाइल टिश्यू की तरफ या लिंग की तरफ, जो भी ब्लड जाता है उसको भी मेंटेन करके ये आपके परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाता है। चौथा है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज शोन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट प्रीमेच्योर इजोलेशन एंड लो स्पर्म मोटिलिटी। देखिए जब हम डिस्कस करते हैं कि मोटिलिटी कम है या प्रीमेच्योर इजोलेशन है या शीघ्र पतन है, वहां पर इसमें जो जो दवाइयां मिली हुई है जैसे वांगभस्म है, शिलाजीत है, रस सिंदूर है, कौच बीज है, तान खाना है, कुचला है, तो ये चीजें क्या करती है आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को भी मेंटेन करती है। स्पर्म की मोटिलिटी 60% से ऊपर ही रहनी चाहिए हमेशा। तो वो जो मूवमेंट करते हैं एक्चुअली हमको बताया जाता है कि ऐसा मूवमेंट करते हैं स्पर्म, लेकिन वो ऐसा गोल 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 घूम के आगे जाते हैं। तो वो मोटिलिटी जब तक नहीं रहती है तब तक वो विजाइना के थ्रू उस लेवल तक पहुंचते नहीं जहां पर एग रखा हुआ है। और बहुत लोग को यही दिक्कत जाती है कि नॉर्मल मेल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फीमेल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन मोटिलिटी डाउन रहती है या कमजोर स्पर्म रहते हैं, वो प्रॉपर आ नहीं पाता है, उस वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। तो वहां पर भी ये इन चीजों की वजह से इसको मेंटेन करता है। अगला है इट टेल्स टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, जैसे मैंने अभी बताया। उसके अगला इट्स नर्वस स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज टेंड टू एनहांस द लिबिडो व्हिच इंप्रूव द पेनाइल इरेक्शन, इंक्रीज इजैकुलेशन टाइम एंड इंटेंशनल सेक्सुअल इंटेंसिफाई द सेक्सुअल एक्टिविटी इन सस्टेन्ड मैनर। देखिए क्या इसका कहना है कि जो मैंने लास्ट टाइम बताया कि आप पेनिस के जो लास्ट है सो ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं, वहां पर ऐसे नर्व्स के एंडिंग रहते हैं जो बहुत ओवर स्टिमुलेशन होते हैं, उस स्टिमुलेशन को कंट्रोल करके आपको एक प्रॉपर स्टिमुलेशन देता है और आपकी सेक्सुअल टाइमिंग को आगे बढ़ाता है। और इसके इसके अलावा जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो हार्मोनल लेवल है, उसको भी मेंटेन करता है ताकि आपको आगे तकलीफ ना जाए। इसके इंडिकेशन आएंगे सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, दोनों में काम करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी काम करेगा, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में भी काम करेगा। स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाना है, स्पर्म को शोधित करना है या स्पर्म का काउंट बढ़ाना है, वहां पर भी ये आपको काम करेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी काम करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हम जब भी एडिला देते हैं तो हमको यही चाहिए, हमको यही होना चाहिए कि अगर बहुत इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है तो हम एक ही टैबलेट से स्टार्ट करें, पहले एक टैबलेट दें, फिर दो टैबलेट दें। लाइक एक टैबलेट शाम रोज शाम को 15 दिन तक, फिर एक एक टैबलेट सुबह शाम 15 दिन तक, फिर एक टैबलेट शाम को, फिर एक एक दिन चार में, फिर दो दो दिन चार में, ऐसे करके 3 महीने में आप उसकी पूरी दवाइयां बंद करवा दें। तो आप तो वो मतलब है किसी को दवाई देने का, नहीं तो वो मतलब नहीं है। सेकेंड थिंग, जब भी आप एडिला दें तो अपने पास से एक टैबलेट दो, क्योंकि भाई आप पहले खा के देखो, है ना। आवाज आ रही क्लियर? ओके। तो उनको पहले आप एक टैबलेट दे कि भाई आपको एसिडिटी हेडेक या ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए पूरा बॉक्स दे देना किसी पेशेंट को और जब उनको एक दो टैबलेट के बाद में जब उनको दिक्कत आ जाती है तो उनका मन खराब हो जाता है। दे आर लाइक सर काम नहीं कर रहे हैं, आपको गैस हो रही है और इतना महंगा प्रोडक्ट हमको दिया है, काम कोई काम कर रही है। तो आप ये चीज पहले देखो, क्योंकि वो हमारी मिस्टेक होती है कि हमने उनका पहले डाइजेस्टिव असेसमेंट नहीं किया है, उनको डाइजेशन प्रॉपर है ही नहीं पेशेंट को, और आप अपनी भस्म और इतनी हैवी चीजें खिलाएंगे तो तकलीफ जाएगी ही पेशेंट को। तो वो एक बार देखें। सेकंड थिंग, उनको ये भी समझाएं कि आप ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेशेंट है वो अभी खाएंगे और 2 घंटे बाद आपको फोन में कुछ असर नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। ये एलोपैथी जैसा काम नहीं करेगी कि आपने खाया और 2 घंटे में, वो तो चलो वंग भस्म है, शिलाजीत है, तो धीरे 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 स्टेबल हो जाता है। बट आपको ये चीज बता के देनी है कि आप खाएंगे और ऐसा नहीं कि तुरंत असर करेगी, आपको उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बहुत बार ये होता है कि पेशेंट खाता है, असर भी आता है लेकिन गैस भी हो रही होती है, तो वहां पर आपको सिंपली गैसो फ्री ऐड कर देना है और उनको बोलना है कि आप जब ये खा रहे हो तो बहुत ज्यादा मसाले का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी हम शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा मसाले, बहुत ज्यादा नॉनवेज और बोलना चाहिए बहुत ज्यादा अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते या नहीं सलाह देते हैं उसकी। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए ये जो हम अब आज सेशन नहीं लेंगे इसका क्वेश्चन एंड आंसर का, आप मुझे कल कॉल करिए, हम डिस्कस करेंगे। आज हम पहले प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं।
देखिए इसके बाद है हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी मैंने क्यों यहाँ पर लिया है सर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्यों लिया है? ये तो हम एनर्जी के लिए देते हैं, हम इसलिए देते हैं। देखिए अगर दो कंडीशंस, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और इसके साथ में शुक्र की भी कमी है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो हमको एडिला के साथ साथ में ताकत भी चाहिए होती है, क्योंकि एडिला खाने के बाद में पेशेंट का अराउजल लेवल इतना हाई रहता है कि वो बार बार इंडल्ज होता है। कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं एक दिन में तीन तीन चार चार बार एक्ट करते हैं, तो वहां पर हमको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? तो जैसे मैंने बोला कि आप अभी शुरुआत में हफ्ते में एक दिन चालू करिए, फिर सॉरी एक दिन में एक बार दीजिए 15 दिन तक के, फिर 15 दिन में 2 बार दीजिए, फिर 15 दिन में एक बार दीजिए, और फिर एक एक दो दो दिन के आने में एडिला बंद करवा दीजिए। दैट इज द प्रोटोकॉल। उसके साथ में जब आप हेल्थ मेंटेन करते हैं तो आपको हाई एनर्जी अश्वगंधा की जरूरत पड़ती है। तो हम सीधा ये देखेंगे कि हाई एनर्जी क्या क्या काम करती है ना? तो हाई एनर्जी इम्यूनिटी पे काम करेगी, स्ट्रेस को कम करेगी, फटीग को कम करेगी, एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाएगी। अभी एनर्जी और स्टेमिना हम ओवरऑल बॉडी की बढ़ी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे करेंगे या सेक्सुअल एक्ट पे करेंगे। हमको ओवरऑल हमको एनर्जी ही चाहिए होती है और स्टेमिना ही चाहिए एक मेल पर्सन, मेल को एक्ट करने के लिए। तो हम इस जो प्रोडक्ट का यूएसपी है उसका इस्तेमाल हम इस लेवल पे करेंगे। हम आगे देखें अब इसमें क्या क्या है। अमलतास है, मुलेटी है, अकरकरा है, उदंगन है और कलौंजी। ये पांचों चीजें आपको एनर्जी भी देंगी और एक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे। अब देखते हैं ये, अगर हम देखें कि इस हाई एनर्जी में ऐसा क्या क्या है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करेगा, है ना? तो थर्ड पॉइंट देखिए, टेंड्स टू इंप्रूव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस बाय रिड्यूसिंग द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आती ही है। सेकंड थिंग, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम आता है। फिर एक साइकिल बन जाता है। एक बहुत बार क्या होता है, आपने एक बार एक्ट किया नहीं हुआ, चलो ठीक है, सेकंड बार एक्ट किया नहीं हुआ तो थोड़ा स्ट्रेस आता है, थर्ड बार नहीं हुआ तो बहुत स्ट्रेस आता है, फोर्थ बार में आपको लगता है कि मैं अब कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये दिक्कत को ही धीरे धीरे हमको पीछे लेके जाना है। कोई भी इस चीज के साथ पैदा नहीं होता है, बहुत कम लोग हैं जिनको ये बचपन से परेशानी रहती है। ये चीजें एक्वायर की जाती है। बहुत बार लोग हड़बड़ी में काम करते हैं, बहुत बार वो 6 to 10 वाला फिनोमिना काम करता है, बहुत बार ये रहता है कि उनको पता ही नहीं रहता कि करना क्या है एक्चुअली। जब आदमी फर्स्ट टाइम इंडल्ज होता है इन चीजों में तो उसको एक्चुअल में पता नहीं होता है, वो सिर्फ वीडियोस देखे हुए रहते हैं और उसके दिमाग में तो यही करना है, एंड दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये चीजें जब वो धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठा लेता है ना, तो उन चीजों पर स्ट्रेस आता है और वहां पर हाई एनर्जी स्ट्रेस को कम करेगा। फोर्थ है, इट हैज एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट हेल्प्स टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हमको यहाँ इसका इस्तेमाल, हाई एनर्जी का इस्तेमाल कब कब करना है, कैसे कैसे करना है। जब आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में करें या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में करें तो 2 टैबलेट हाई एनर्जी आप मॉर्निंग में दे दीजिए, दूध के साथ दीजिए चाहे पानी के साथ दीजिए, चलता है। 1 टैबलेट एडिला से आप शाम को चालू करें। अगर हमको शुक्रगत व्याधि है, कोई मोटिलिटी कम है या शुक्राणु कम बन रहे हैं या और कोई दिक्कत है शुक्राणु के रिलेटेड, तो वहां पर हाई एनर्जी एक एक टैबलेट दिन में 3 बार या 2 बार ऐसा दे सकते हैं। उसके साथ में इसको रिच बेरी के साथ या एचपी प्लस के साथ में अटैच करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि रिच बेरी हमको कब देना है और एचपी प्लस हमको कब देना है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट नॉर्मल है, लाइक उसकी लाइफ सही चल रही है, उसका सेक्सुअल एक्टिविटी भी नॉर्मल है, बट वो और एंजॉय करने के लिए जब ये चीजें लेता है तो उसको बोलिए कि आप हाई एनर्जी नॉर्मल लेते रहिए, 2 टैबलेट हाई एनर्जी रोज लेते रहिए, बट आपको जब एक्टिविटी करनी है, जब आपका एक्ट करने का मन है, तब सिपेडिला फोर्ट लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा डिफ्रेंशिएट करके चलना है। बहुत बार ये रहता है, बहुत सारे पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि सर हमारा जो धातु क्षय जा रहा है, धातु जा रहा है बार बार यूरिन में जा रहा है ना? वहां पर भी एनर्जी इस्तेमाल करना है। लेकिन जब पेशेंट ये बोलता है कि सर हमारा धातु एकदम पानी की तरह पतला हो गया, वहां पर हाई एनर्जी के साथ में आपको अश्वगंधा भी ऐड करना है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पूरी चीजें पूछनी है, पूरा उसको डीप रूट जड़ तक पता करना कि भाई जड़ है कहाँ इस चीज की, भाई साइकोलॉजिकल है, दिक्कत क्या है, कहाँ पर है। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर हम पुरानी गलत हरकतें, ऐसी कोई गलत हरकतें नहीं होती है ना? बहुत लोग मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन जिसको बोलते हैं, बहुत लोग करते हैं, बचपन में हो गया वो पीछे की बात हो गई। अभी जब आपको मालूम पड़ गया ना कि मैंने गलत किया, तो थोड़ा थम जाए, थोड़ा बॉडी को साफ कर ले, लीव इज गैसो फ्री, कब धर लेके बॉडी को साफ कर लें, फिर धीरे से हाई एनर्जी
ले, उसके बाद जब बॉडी ताकतवर हो जाता है आप एडिडाफोर्ट ले। तो ये 2-3 महीने का जब प्रोसीजर लेते हैं तो जो इन लोगों को दिमाग में बिठा ले कि सर बचपन की गलत संगति, ये सब चीजें आप लोगों को बहकाने के लिए बनाएगी। बचपन की गलत संगति, गलत हरकतें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने किसी भी कलीग से पूछेगा, हर आदमी एक समय में मास्टरबेट करता ही है, एंड दैट इज हेल्थी, दैट इज क्वाइट हेल्थी। लोग उस समय पे बहुत ज्यादा कर चुके होते हैं, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, उसको हमको उसी लिए मैंने ये सेशन रखा कि मैं आप लोगों को ये बता सकूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि सर मेरी गलत संगति थी, मैंने गलत हरकतें की हैं, अब मेरे को ऐसी बीमारी हो गई, अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है और सोचने भी नहीं देना है किसी को। होता है, सब लोग करते हैं, दैट इज द एज प्रॉब्लम। वो हर एक एज में हर आदमी करता है, इसको हमको देख के चलना है, आराम से डील करना है। होता है, ठीक होता है हर चीज, है ना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे रिच बेरी। अब आप लोग को ये सोचना चाहिए था कि सर रिच बेरी ही क्यों लिया, आपने सीबुकथॉर्न क्यों नहीं लिया, या एचबी प्लस आज आपने क्यों नहीं बोला, सिर्फ रिच बेरी ही क्यों बोला। मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं रिच बेरी मैंने क्यों लिया है। देखिए पहली बात तो ये है कि रिच बेरी में ऑलरेडी सीबुकथॉर्न मिला हुआ है, तो मुझे सेंस ही नहीं बनता कि मैं ऑलरेडी आपको बेवजह ताकत के लिए दोनों चीजें ऐड अप करके खिलाऊं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब हम इसमें देखते हैं तो इस रिच बेरी में हमने ऑलरेडी अश्वगंधा, मोरिंगा, त्रिफला और स्पिरुलिना जैसे प्रोडक्ट मिलाए हुए हैं जो आपको ऑलरेडी ताकत देते हैं, जो स्पर्म लेवल पर काम करता है, डायरेक्ट टेस्टिकुलर लेवल पर काम करता है। ये आपकी बॉडी को इनहेंस करता है। आपकी बॉडी में ऐसा नहीं कि आप ये खाएंगे तो सीधा शुक्र ही बनेगा, ये आपकी बॉडी के ब्लड भी अच्छा होगा, मांस भी अच्छा होगा, स्किन भी अच्छी होगी, साथ में शुक्र भी अच्छा होता है। ये बेसिक मैनेजमेंट के लिए आता है। थर्ड थिंग आता है, इसमें आप अमीनो एसिड्स है, 200 एक्टिव कंपाउंड्स है, बहुत सारे विटामिन है जो आपकी बॉडी को मेंटेन करके देते हैं, है ना। तो इसका भी इस्तेमाल हम कब कब करेंगे और कौन कौन सी बीमारी करेंगे, इसका इस्तेमाल हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे हम प्रोस्टेट कैंसर में, या प्रोस्टेट बढ़ गई है वहां पर करेंगे, या शुक्राणु कम है, या शुक्राणु नील है, या शुक्राणु की मोटिलिटी कम है, वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे हम हाई एनर्जी के साथ मिला करके। 30 ml सॉरी रिच बेरी, एक टैबलेट हाई एनर्जी सुबह, एक टैबलेट शाम को रिच बेरी के साथ में, और एक टैबलेट अगला शाम को सोते समय, अगर पेशेंट का डाइजेशन अच्छा है तो। ये ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे और पेशेंट से आगे उसको दवाइयां देंगे। और हमेशा हमेशा पेशेंट से 6 महीने का समय लेकर के रखें, क्योंकि क्या होता है, जब जब आप ये चीजें करेंगे ना जब जब आप ये चीजें डिस्कस करेंगे ना किसी से भी, तो वो ऐसा नहीं कि सर मुझे कल परेशानी, मैं आपके पास आया हूँ, सर मुझे 10 साल से परेशानी, मुझे 20 साल से परेशानी, मैं 10 साल से इस चीज को झेल रहा हूँ। मैंने 22 ईयर की एज में शादी किया था, फर्स्ट टाइम से था, तब से मेरे को दिक्कत आ रही। एज 35 साल, अगर 13 साल से चीजें झेल रहा हूँ, तो हमेशा ये चीजें आएंगी। तो 12 साल की चीज आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, ना एक महीने में ठीक कर सकते हैं। तो हमेशा आपको पेशेंट को यही बोलना है कि मुझे 6 महीने का समय दो, हम एक प्रोटोकॉल से जाएंगे। जैसे हम बहुत बड़े पेड़ को डायरेक्ट नहीं काटते, पहले छोटी छोटी उसे चीजें काट लेते हैं और फिर जड़ को काटते हैं, ताकि वो गिरे भी तो तकलीफ ना दे किसी को भी। तो ये चीजें हमको भी करनी है, हमको पहले उसकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स है पहले उसको बाहर निकालना है, उसके बाद में एडिला, रिच बेरी, हाई एनर्जी, ये चीजें चालू करनी है, ताकि उसकी बॉडी भी धीरे से एक्सेप्ट करे इन चीजों को, और हम जो चाह रहे हैं वही हमको रिजल्ट मिले। ठीक है। तो हमको इस बार हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी पेशेंट से डिस्कस करें तो उसे खोद खोद के पूछे, और कैसे हुआ, और क्या लगता था, कब से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, पहली बार कब हुआ था, आपको कब लगा कि बीमारी है ये, है ना, किसी ने कुछ बोला है क्या, आपको क्या लगता है कि कितना टाइम होना चाहिए। ये सब चीजें जब आप पूछेंगे तो आपको समझना है कि नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये कुछ अलग ही दुनिया में अलग ही विचार लेके बैठा हुआ है ना। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ये क्लियर करना। उसके बाद में आप लोग के लेवल पे अगर नहीं होता है ठीक, तो मैं बैठा हुआ हूँ, और 11:30 5:30 अवेलेबल हूँ हमेशा। मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बहुत समय से सोच रहा था ये बोलूंगा, आप लोग जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर किसी पेशेंट को देते हैं ना और रिजल्ट नहीं आता है, तो प्लीज आप लोग साथ में रहा कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पेशेंट डायरेक्ट फोन करते हैं, बोलते हैं मुझे ये दवाई दी गई है, 1-1.5 महीना हो गया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बाद में पता पड़ता है कि वो दवाई हमारे थ्रू नहीं आपके थ्रू दी गई थी। तो वो जब आप लाइन में रहेंगे तो आपका विचार आएगा कि सर हमको ये लगा था, हमने ये दिया था। तो वहां पर हम जब ट्रायंगल बनाकर एक
डिस्कशन करते हैं तो पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है और आपका नाम भी सही रहता है, क्योंकि मैं अगर मेरी साइड से अगर दवाई बदल दी गई तो वहां पर आपका बहुत डैमेज हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी ऐसा होता है, आप लोग दवाई दी और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार साथ में तीनों पेशेंट, आप और मैं, तीनों डिस्कस करें एंड देन विल बी डिसाइड कि हमको आगे क्या बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। ठीक है। तो ओवरऑल इन 5 बीमारियों पर ही हमको ज्यादा काम करना है: इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, शुक्राणु की कमी, शुक्राणु की मोटिलिटी की कमी, प्रोस्टेट के जो भी रोग है उस पर ही हम काम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक दो चैट्स आए हुए हैं, मैं लेता हूँ, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। देखिए, एक आया हुआ है कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके क्या क्या इलाज है। देखिए, बच्चा एक जना पैदा नहीं करता है, बच्चा दो लोग के कांटेक्ट से ही पैदा होता है। अगर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, हार्मोन्स रेगुलर है, स्ट्रेस नहीं है ज्यादा, और पेशेंट का स्पर्म काउंट नॉर्मल है, तो हमको सोचना पड़ता है। अदरवाइज सबसे बड़ा तो यहाँ दिक्कत मिल जाती है कि बहुत बहुत लोगों को स्पर्म काउंट कम रहता है, स्पर्म मोटिलिटी कम रहता है, बहुत लोगों के स्पर्म में इन्फेक्शन रहता है। आप देखेंगे एचपीएफ या एपिथेलियल सेल या आरबीसी, बहुत सारी चीजें रहती है, तो वो इन्फेक्शन रहता है, तो वहां पर भी सर्वाइव नहीं करता है वो स्पर्म। सेकंड थिंग सिमिलरली होता है, एक फीमेल को बार बार विजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी सर्वाइव नहीं करता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी एक फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है, बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एक फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आया तो शुक्र की जांच कराएं और एक फीमेल की यूएसजी कराएं, तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने आज आप लोगों को जो बताना चाहा वो आप लोगों तक पहुंचा है। मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, मैं खुल के ही बोलना चाहता था आज कि आप लोग इस बात को समझे, क्योंकि मैं हर बार जब डिस्कस करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से तो ये लगता है मुझे कि बहुत ज्यादा, तो उस बार आप लोग की ये जिम्मेदारी है, बेसिक जिम्मेदारी है बीइंग अ डे जॉय मेंबर, कि आप लोगों को एजुकेट करें कि नहीं ये चीज नॉर्मल है, ये चीज अब नॉर्मल है। ओके। तो मैं यहाँ सेशन समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, कोविड थर्ड वेव आगे चले गई, आप लोग एंजॉय करें, समर का भी एंजॉय करें, और बहुत टेंशन न लें, अभी कोविड का कोई टेंशन नहीं है। बाकी चीजों को ध्यान रखें, कुछ भी दिक्कत आएगी मुझसे बात करें, मैं 11:30 से 5:30 अवेलेबल हूँ। और रिपोर्ट के साथ में ही काम करें, बिना रिपोर्ट से काम न करें। आपके पास हमेशा एक अ, वो रहता है, प्रूफ रहता है कि आपने इस चीज को ठीक करके दिया है। हालांकि पेशेंट की बॉडी में तो रिजल्ट आते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रूफ रहता है। ओके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने सुना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।